बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आज। शिद्दत पसंदों का ताकतवर तरीन महसूद ग्रुप कलअदम तहरीके तालिबान पर संगीन इल्जामात लगाकर उससे अलहदा हो गया। तालिबान टूट फूट के अमल का शिकार हो गए। वजीर आजम नवाज शरीफ पूछते हैं कि हम कैसी एटमी कुव्वत हैं जिसके पास रोटी है ना बिजली। यौम तकबीर पर पाकिस्तान को अमीर मुल्क बनाने का अज़्म, मोहलत मिली तो। मुशीर खारजा वजीर आजम के दौरे भारत पर कहते हैं कि पाकिस्तान को किसी किस्म का चार्जशीट नहीं किया, मगर भारत ने अपना रंग दिखाना शुरू भी कर दिया है। कलअदम तहरीके तालिबान में टूट फूट का अमल शुरू हो चुका है। यूं तो ये अमल दरपर्दा बड़े अरसे से जारी था, तहम खान सैयद सजना नामी एक शिद्दत पसंद कमांडर ने कलअदम तहरीके तालिबान से अलहदगी का ऐलान करके इस दरपर्दा अमल पर मोहरे तस्दीक सख्त कर दी है। अलहदगी का यह ऐलान शिमाली वज़ीरिस्तान में नामालूम मकाम पर खान सैयद सजना के धड़े के तर्जुमान आजम तारिक ने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान और मरकजी शुरा के रुकन आजम तारिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंजीम से अलहदा होने के फैसले की वजह बताते हुए कहा कि तंजीम में इस्लाह और इत्तेहाद की बहुत कोशिशें की लेकिन कामयाबी ना मिली। उनका मजीद कहना था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक जराइम पेशा तंजीम बन चुकी है। BBC के मुताबिक वज़ीरिस्तान में खान सैयद सजना और शहरियार ग्रुप के दरमियान झड़पें हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक खान सैयद सजना का ताल्लुक वलीउर रहमान और शहरियार ग्रुप का ताल्लुक हकीमुल्लाह महसूद के धड़े से बताया जाता है। दोनों ग्रुप महसूद कबीले से हैं। इन ग्रुपों के माबैन जनूबी वज़ीरिस्तान की अमारत और बास दीगर अमूर पर बहुत पहले से इख्तिलाफात चले आ रहे हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक हकीमुल्लाह महसूद और वलीउर रहमान की जिंदगी में ये इख्तिलाफात ज्यादा गहरे नहीं थे, लेकिन इन दोनों कमांडरों की ड्रोन हमलों में हलाकत के बाद अब ये इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। इत्तलात हैं कि इन दोनों धड़ों ने कराची में भी एक दूसरे के ठिकानों पर हमले किए हैं। याद रहे कि हाल ही में कलअदम तंजीम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एक सीनियर रहनुमा का कहना था कि तालिबान गिरोहों में जंग तो खत्म हो गई है, लेकिन जनूबी वज़ीरिस्तान के कमांडर खान सैयद सजना ने अपनी आर्जी मुअत्तली के हवाले से अमीर का फैसला अब तक तस्लीम नहीं किया। मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता माह खान सैयद सजना और शहरियार महसूद ग्रुपों के माबैन लड़ाई में 50 के करीब अफराद मारे गए थे। तहम इस लड़ाई का दायरा जब टांक और वज़ीरिस्तान के दीगर इलाकों तक फैलने लगा तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क के बाद सीनियर कमांडरों ने मुदाखलत करते हुए फ़रीक़ैन में 1 माह की जंगबंदी करा दी थी, लेकिन बज़ाहिर ये कोशिशें भी ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई और फायरबंदी के बावजूद दोनों ग्रुपों की तरफ से खुफिया तौर पर एक दूसरे के जंगजुओं को टारगेट किलिंग और बम धमाकों में निशाना बनाए जाने का सिलसिला अब भी जारी है। तालिबान के दरमियान जारी इस कश्मकश और बाहमी इंतशार से पाकिस्तान को कोई फायदा होगा या नहीं, इस पर बात करते हैं मारूफ दिफाई तज्जिया निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब साद से। साद साहब, ये बताएं कि अब ये जो फूट है ये सामने आ गई है, लगता है सुलह की कोई गुंजाइश नहीं रही, संगीन इल्जामात लगा दिए महसूद धड़े ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर, पाकिस्तान को इससे फायदा होगा? देखें जी, ये तो पहले से भी कोई ऐसा मोनोलिथ नहीं था कि ये कोई ऐसी तंजीम है जिसको बिल्कुल इसके अंदर कोई तफरका नहीं था या इसके अंदर कोई दरार नहीं थी। और आपने हकीमुल्लाह और उससे पहले बैतुल्लाह की हलाकत जो हुई थी उसके बाद इसमें धड़े आहिस्ता आहिस्ता नजर आने शुरू हो गए थे और ख़ुद मुख्तार ग्रुप, आप उमर खालिद खुरासानी साहब जो हैं, जो मोमंद तालिबान के कमांडर हैं, वो भी एक अपनी ख़ुद मुख्तारी जो है वो कई दफ़ा दिखा चुके हैं। इस तरह जो तारिक अफरीदी ग्रुप था दरादम खेल में और बाकी दीगर ग्रुप हैं वो माली तौर पे भी और ऑपरेशनल भी वो ख़ुद मुख्तार हैं। अभी इसका एक फ़ौरी फ़ायदा तो ज़रूर होगा अगर पाकिस्तान इस मसले का हल अगले चंद हफ्तों में अगर इसके ऊपर कुछ अमल दरामद हुआ तो इसका एक फ़ायदा हो सकता है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप वज़ीरिस्तान में जो मसूद जो है क़बाइल पे है और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में और साउथ वज़ीरिस्तान में ज़्यादातर जो जंगजू हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के वो खान सैयद सजना के पास थे, तो वो हो गए। और फिर अगर आपने इसके नाम से ही आपने देखा कि जो अपना पंजाबी तालिबान हैं उनका झुकाव भी जो है ना वो खान सैयद की तरफ आएगा, तो एक फ़ौरी तौर पे तो आपको एक मौका मिलेगा। लेकिन इसके दूर अगर आपने इसको अगर आप आगे लेके गए और कोई इसका फ़ायदा आपने नहीं उठाया और इस तरह धड़ेबंदी चलती रही तो फिर छोटे छोटे स्प्रिंटर ग्रुप जो है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। एक तो आपके रडार को क्लटर कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता कि कौन किधर कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई बहुत ख़तरनाक हद तक हो सकती है। इस तरह भत्ता और अगवा बराए तावान के वारदातों में इजाफा होगा क्योंकि जितने छोटे ग्रुप बनेंगे उनको माली वसाइल चाहिए होंगे और उनको यही तरीका रहेगा कि माली वसाइल पैदा करने का। तो इसका जब तक इसको फौरी हल न किया जाए तो ये अगर तूल पकड़ गया तो इसके बड़े नुकसान भी हो सकते हैं।
लेकिन सबसे बड़ा अहम और जंगजू ग्रुप तो यही महसूद था जो सबसे ज्यादा कार्रवाइयां करता था, और ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की तरफ इनका फोकस होगा, तो क्या पाकिस्तान में हमले कम नहीं हो जाएंगे और फजलुल्लाह की जो क़यादत है वो भी खतरे में नहीं आ जाएगी? जी, फजलुल्लाह साहब तो बहुत रिमोट कंट्रोल से नूरिस्तान में सूबे में वो बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के, और वहाँ से वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नॉर्थ वजीरिस्तान ऐसे कंट्रोल नहीं होता जब तक एक जो उनका लीडर है, कमांडर है, जब तक वो ज़मीन पे मौजूद ना हो, तो उसकी तो वैसे ही रिमोट कंट्रोल है। तो यहाँ पर तो एक खुद मुख्तारी आ गई थी। अभी ये भी जो खान सैद और जो पंजाबी तालिबान है, इनका अभी तक तो अफगानिस्तान में कोई ऐसा अमल दखल नहीं है। वो हक्कानी नेटवर्क को कुछ ना कुछ लोग देते हैं, मतलब है कि कुछ उनको जंगजू जो है वो फराहम करते हैं, लेकिन बजाते खुद बराह रास्त उनका कोई अफगानिस्तान में रोल नहीं है। वो अगर है तो हाफिज़ गुल बहादुर का है, जो नॉर्थ वजीरिस्तान में वज़ीर कबाइल के हैं। तो लेकिन एक और है कि जो एक और वजह, एक तो आपने बता दी कि जी इनके अंदर ये माली वसाइल के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर इनकी लड़ाई झगड़ा है। दूसरा ये कि मसूद कबाइल की तरफ से जो इस वक्त सारे IDP हैं वो सारे अपने इलाके से बाहर हैं, और उनका एक बहुत बड़ा फिशार इनके ऊपर आ रहा था। मसूद जो कमांडर है कि भाई आप लोगों ने हमें तो बाहर निकलवा दिया है, अभी आप पाकिस्तान के साथ कुछ सुलह सफाई की बात करें ताकि हम अपने इलाकों में जा सकें। तो एक बहुत बड़ा फिशार जो है वो खान सैद सजना के ऊपर आ रहा था, और वो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ हमले नहीं करेगा और पाकिस्तान को तंग नहीं करेगा। वो ये चाहेगा कि मसूद कबाइल जो है वो अपने इलाकों में आबाद हो जाएं, तो टेम्परेरी पाकिस्तान को एक रिलीफ मिलेगा। सही। जो इल्जाम इन्होंने लगाए हैं, इससे क्या जंग में तेजी आएगी? जो आपस की इनकी लड़ाई है, जिस तरह से कहा उजरती कातिल हो चुकी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बाहर से फंड लेती है, अगवा बराए तावान की वारदातें करती है, वो सब ये मान रहे हैं। यहां तक कहा कि फिरकाबंदी में पड़ी हुई है, अपने फिरके का प्रचार कर रही है, जिससे मसाइल खड़े हो रहे हैं। जी, बात यह है कि ये बात तो कोई ढकी छुपी नहीं थी कि ये जराइम में मुलव्वस थे, और इसके जो इनके फंड्स इकट्ठे करने के ज़्यादातर तरीके जो थे वो जायज़ नहीं थे। लेकिन अभी एक रस्मी तस्दीक हो गई है वहाँ, जो इन्होंने आज़म तारिक साहब ने इसकी तस्दीक कर दी है कि ना ये कि ये इस्लाम के नाम पे ये काम कर रहे हैं, इसमें जराइम पेशा अफराद भी बीच में शामिल हो गए, और ये बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के आलाकार बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक रस्मी तस्दीक हो गई है, और ये उन लोगों के लिए लम्हे फ़िक्र है जो पाकिस्तान में कह रहे थे कि ये हमारे भाई हैं, और ये तो मतलब है कि पाकिस्तान से नाराज़ हैं, ड्रोन हमलों की वजह से है, अमेरिका अफगानिस्तान में आया हुआ है, किसी और की जंग है। ये अभी उन लोगों को ये इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए कि ये अभी ख़ुद अपने सच बताना इन्होंने शुरू किया है। ये हम जो पहले बता रहे थे और जो इनको दुनिया बाकी बता रही थी कि ये मसाइल ऐसे नहीं है जिस तरह वो इसको कह रहे हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए। मुज़ाकरात का क्या होगा? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है अब मुज़ाकरात की कोई अहमियत ही नहीं रह गई, और जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि इनकी आपस में लड़ाइयाँ अब और शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं इस बयान के बाद। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसमें जो कबायली जो कल्चर है या उसमें जो ये इतनी बड़ी तादाद में खून जो है वो बहाया जाएगा, तो उसका एक बहुत ही जो ब्लड फ्यूड जिसको कहते हैं, जो पश्तून ट्राइब्स में ब्लड फ्यूड जिसको कहते हैं, और ये बड़े अरसे तक जो है ये चल सकता है। ये ब्लड फ्यूड जो है तो ये बड़े अरसे तक चल सकते हैं। इनका ये आपस में जो ये लड़ाई है ये तूल पकड़ सकती है, इसमें बड़ा खून खराबा हो सकता है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका जल्द हल जो है वो निकालना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इससे फ़ायदा उठाना होगा फौरी तौर पर। क्या करना चाहिए पाकिस्तान को इस मौके पर? अब इसका मतलब है कि आपने अमेरिका को देख लिया कि जी उनका कल ओबामा साहब की बात आ गई है, 2014 में 9,800 सिपाही छोड़ रहा है, और उसके बाद 2016 में वो बिल्कुल अफ़गानिस्तान से इनखला कर रहा है। अभी अफ़गानिस्तान में किस तरह हालात बनते हैं, अगर खाना जंगी की तरफ सूरत हाल जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए नहायत ही ख़तरनाक हो सकता है। तो हमने अपना मसला जो है ना ये फौरी तौर पे हल करना है। इस सितंबर अक्टूबर से पहले हमें अपने मसाइल हल करने चाहिए या मैनेज कर लेने चाहिए। अगर मुकम्मल नहीं होता है तो हमें हालात मैनेज करने चाहिए। हमने स्वात में मैनेज किए हैं, बाजौड़ में मैनेज किए हैं, दीर में मैनेज किए हैं, तो वज़ीरिस्तान भी मैनेज हो सकता है। इक्का दुक्का वाक़यात होंगे, लेकिन बड़े पैमाने पे जो दहशतगर्दी जैसे स्वात में आपने ख़त्म कर दी, बाजौड़ में ख़त्म कर दिया आपने, तो इधर भी आप इसको एक मैनेजेबल लेवल पे लेके आ सकते हैं। हुकूमत को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी कि वहाँ पर गवर्नेंस अच्छी करे, रिफॉर्म्स लेके आए, फाटा को रिफॉर्म करें, बाकी जो रिफॉर्म्स हैं उनको लेके आए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास एक मौका है पाकिस्तान और उसमें अज़म और बसीरत चाहिए और फौरी तौर पर।
सही है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर टाडा, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार, आपने हमें वक्त दिया। सबसे जंगजू, सबसे मजबूत ग्रुप महसूद कबीला अलग हो गया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। पाकिस्तान को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि जल्द ये दहशतगर्दी जो है ख़त्म हो सके। न्यूज़ आवर मिलेंगे ब्रेक के बाद। वजीर आजम नवाज शरीफ पूछते हैं कि हम कैसी एटमी कुव्वत हैं जिसके पास रोटी है ना बिजली। यौम तकबीर पर पाकिस्तान को अमीर मुल्क बनाने का अज़्म, मोहलत मिली तो। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ यौम तकबीर पर आज लाहौर में होने वाली एक तकरीब में अपने दिल की सारी कह गए। उन्होंने आज जो कुछ कहा इस पर नाक़दीन उनकी गिरफ्त करना चाहें तो बेशुमार मवाद मुयस्सर कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एक मौके पर कहा कि पाकिस्तान के एटमी असासे उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। हमने अपना दिफा मुमकिन बना लिया है और अब हमें पाकिस्तान की इक़्तिसादी ताकत बनाना है। नवाज शरीफ ने कहा कि हम कहने को तो एटमी ताकत है मगर हमारे पास गुर्बत कम हुई और ना ही लोड शेडिंग। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया कि अगर पाकिस्तान को 10 साल बगैर किसी मुदाखलत के मिल जाएं तो हम उसको तरक्की की उस मंजिल तक पहुंचा सकते हैं जिसका ख्वाब हमने देख रखा है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में लोड शेडिंग का जल्द खात्मा करेंगे। कराची से लाहौर तक, पुंजराब से गवादर तक मोटरवे बनाएंगे। उन्होंने कराची लाहौर मोटरवे की तामीर जल्द शुरू करने का ऐलान भी किया। लाहौर में मेट्रो ट्रेन और पिंडी में मेट्रो बस सर्विस अपनी हुकूमत के दौरान ही मुकम्मल करने की उम्मीद दिलाई। गर्ज ये कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की से मुतालिक अपना विजन खुलकर बयान किया और इसका रोड मैप भी बताया। ताहम उनकी बातों से साफ लग रहा था कि जैसे उन्हें कुछ खदशात ने घेर रखा है। उनकी बातों से तहफ़्फ़ुज़ात की बू महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था कि जैसे वो किसी जाने अनजाने खौफ का शिकार हैं, जैसे उन्हें लग रहा हो कि कोई उनकी हुकूमत को कमजोर करने के दर पे है। उनके खदशात उन्हीं की जुबानी सुनिए। मुझे नहीं समझ आती कि ये ट्रेन मार्च और लॉन्ग मार्च किस मकसद के लिए हो रहे हैं। क्या ये उनके मकासद क्या है, उनका एजेंडा क्या है? इसलिए जा रहे हैं कि भाषा डैम ना बने, ये दासू डैम ना बने, बुंजी डैम ना बने और फिर वहाँ से जो पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर जो है उसको शुरू ना किया जा सके। खुंजराब से लेके तो गवादर तक जो है वो सड़क ना बने। अनइंटरप्टेड 10 साल मिल जाते हैं तो ये पाकिस्तान यकीनन फिर दोबारा उस मंजिल पे पहुंच जाएगा जिसका तसव्वुर मैंने और आपने कई साल पहले किया था। यार ये 80s और 90s नहीं है, ये 80s और 90s वाली सियासत खेल रहे हैं। ये हम उससे बाहर आ गए हुए हैं, कई कब के बाहर आ गए हुए हैं कोई। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वो सियासत नहीं चलेगी। अब ये सियासत चलेगी। डिलीवर करो, लोगों के मसाइल हल करो, मुल्क को तरक्की दिलाओ, मुल्क को खुशहाली दिलाओ, मुल्क को आगे लेके जाओ। अच्छा दौरा रहा मेरा हिंदुस्तान का और मैं समझता हूँ कि मामलात सही तरह से आगे बढ़ने चाहिए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अगरचे किसी का नाम नहीं लिया मगर उनका इशारा इस वक्त सड़कों पर और मैदानों पर जल्द से जुलूस करने वाली तहरीक इंसाफ की तरफ था। उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान की तरक्की पर कोई सियासत ना की जाए। जब वक्त आएगा तो लोगों को झूठे सच्चे इल्जाम सुनाइएगा, अभी इन चीजों का वक्त नहीं है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च और ट्रेन मार्च किस मकसद के लिए हो रहे हैं। उन्होंने फिर खुद ही पूछा कि क्या ये लॉन्ग मार्च और ट्रेन मार्च पिंडी मेट्रो बस, नए बिजली घरों और मोटरवेज के खिलाफ हो रहे हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये 80 और 90 की दहाई वाली सियासत कर रहे हैं जिससे हम बड़ी देर पहले निकल आए थे। वज़ीर आज़म के तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात बेमानी नहीं हो सकते। सवाल यह है कि उन्हें मुदाखलत का खदशा क्या सिर्फ सियासी अनासर से है या वो इशारा गैर सियासी अनासर की तरफ भी कर रहे हैं। इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जाफर इकबाल और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। सेनेटर जाफर इकबाल साहब, वज़ीर ऐसे लग रहा था उन्हें कोई खदशात हैं, धड़का लगा है कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। वो कौन सी ताकतें हैं जो नहीं चाह रही कि शायद मुस्लिम लीग नून 5 साल पूरे करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा साहब। सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद हो। आज यौम तकबीर के हवाले से 28 मई को जो एटमी कुव्वत बना पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक जुर्रत का मुजाहरा किया 1988 में। देखें, ये वज़ीर आज़म ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। उन्होंने जो कहा कि ये खदशात हैं, देखें अगर ये 5 साल पूरे मिलते हैं जिस तरीके से चल रहे हैं मामलात, अगर आप देखें कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून का एजेंडा क्या था। एजेंडा ये एक सादी एजेंडा है कि हमने पाकिस्तान को जो इस वक्त अंधेरों में पड़ा हुआ है, पाकिस्तान जब हमें मिला उस वक्त बेरोज़गारी महंगाई अरूज पर आए। आज जो हालात थे आप सारी कौम जानती है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, एनर्जी की सिचुएशन और साथ साथ इकॉनमी और उसके साथ साथ
जो इस वक्त हालात थे वो बड़े अबतर थे। अब हुकूमत ने सारे जो फोकस किया इन्हीं तीनों चीज़ों पर किया है। आप अगर देखें कि वज़ीर आज़म ने जो कहा उसका तसलसल हमें चाहिए, और तसलसल होगा तो यकीनी तौर पर उसके बेहतर नताइज होंगे और तसलसल से बेहतरी आएगी, क्योंकि सिविल गवर्नमेंट से सिविल गवर्नमेंट पहली बार ये 65 ईयर्स में ये आई है। इसमें क्या लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से देखें कि क्या हालात थे जब हमने टेक ओवर किया, जब हमें हुकूमत मिली, ड्रोन अटैक्स मौजूद थे, धमाके चारों तरफ हो रहे थे। आज वो बहुत कदरे बेहतर हैं, ड्रोन खत्म हो चुके हैं, जनवरी के बाद एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। इसी तरह आप अगर देखें एनर्जी के सेक्टर में सोलर के हवाले से, कोयले के कारखाने, मुख्तलिफ जो है एनर्जी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ मिलकर जो है एनर्जी सेक्टर में एनर्जी बढ़ाने की तरफ आ रहे हैं। इकॉनमी के इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। जो पिछली बार इस वक्त हमें हालात मिले थे उस वक्त जो बिल्कुल बिलो लेवल जो चल रहा था, आपके इंडिकेटर्स जो थे जीडीपी के 2% के करीब थे, आज 5 के नज़दीक आ गए। अब नया हमें पहला जो बजट देने जा रहे हैं अगले माह, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला एक अवामी बजट होगा। तो कहने का मतलब यह है कि वज़ीर आज़म ने बड़ा दुरुस्त कहा कि इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है कि इसमें तसलसल, और तसलसल होगा तो पाकिस्तान की बेहतरी होगी। अब बाज़ ऐसी क़ुव्वतें हैं और ऐसे लोग हैं जो ऐसे एजेंडे पर चल रहे हैं कि सबसे पहले वो मौजूदा जो आपके इलेक्शन है उसको सवालिया निशान बनाना चाहते हैं। उसको सवालिया निशान बनाने के साथ साथ वो सड़कों पर आने चाहिए जब उन आना चाहते हैं, या आ रहे हैं, आना नहीं चाहते आ रहे हैं। अगर उनको इक्वल प्ले ग्राउंड मिला है, केपीके में एक जमात को बाकायदा मिली है, एक मैंडेट मिला है तहरीक इंसाफ को, उसको वहां काम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी का सिंध में मैंडेट है, कौम परस्तों का आपके सिंध में है, मुस्लिम लीग नून का जो है वो कौम परस्तों का बलोचिस्तान में, मुस्लिम लीग का पंजाब में है। ये तो बेस्ट आज हालात ये है कि अपने अपने सूबों का काम करना चाहिए, मुल्क के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। 2018 में मैदान करने दिया जाए, टांगे ना खींची जाए। मियां महमूद रशीद साहब, टांगे ना खींचे जाए, उसामा साहब ये एजेंडा आंसर क्या है। है? क्या ये है कि तरक्की ना करने दी जाए? जी सेंटर से मैं आपकी तरफ आऊंगा, मैं चाह रहा हूं इन बातों का जवाब ले लें मियां महमूद रशीद साहब से। गिला आपसे है कि जैसे आप उनकी राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बुलंदो बांग दावे सेनेटर साहब भी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं। 1 साल इन्हें मिला स्मूथ राइड, किसी ने कोई इंटरप्शन नहीं की। उस 1 साल के अंदर इनकी परफॉर्मेंस ये है कि आज एक आम आदमी को किसी एक शोबे में भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला। महंगाई ने पूरे अपना रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसी तरह बदअमनी, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, ये सारे मसले हैं। आप ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये अरबों खरबों के MOUs को साइन कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या है? ऑन ग्राउंड लोगों की चीखें निकल गई हैं। पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह महंगाई के अंदर लोग पिसे हुए हैं, पूरे मुल्क के अंदर इन्होंने रोजगार के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, नई इंडस्ट्री लग नहीं रही, करोड़ों लोग भूखे नंगे वो फिर रहे हैं। 60% लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। 2.5 करोड़ बच्चे जो स्कूल गोइंग एज को हैं वो स्कूल जाने के लिए नहीं है। ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जनाब हम तो अब ऑरेंज ट्रेन चलाने लगे हैं, हम तो एक और मेट्रो बस चलाने लगे हैं, हम तो और मोटरवे बनाने लगे हैं। इनकी आप तरजीहात पहले पता कर लें कि इनकी तरजीहात क्या है। आम आदमी जो 18 करोड़ लोग हैं वो 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, वो फाका कशी पर मजबूर हैं। लॉ एंड ऑर्डर के हालात वो सारी दुनिया देख रही है कि पहले से बेहतर हुए हैं या बदतर हुए हैं। और मैं ये समझता हूं जो ये इल्जाम दूसरों पर दे रहे हैं कि हमें ये सबूत चलने नहीं दिया जा रहा, हमें इंटरप्ट किया जा रहा है, इनका अपना तर्ज अमल क्या है? खुद इन्होंने अपने लिए अगर खाई खोद ली है और इनके वज़रा ने और खुद इनकी हुकूमत ने आ बैल मुझे मार, जिस तरह से पाकिस्तान के दिफाई अदारों के ऊपर इन्होंने उन्हें हदफ तनकीद बनाया, और परवेज मुशर्रफ के मसले के बाद हालात अभी संभले ना थे कि हामिद मीर वाले इशू के ऊपर जो लक्षण इनके वज़रा के रहे, जो इनका तर्ज अमल रहा इनकी मरकजी हुकूमत का, मैं ये समझता हूं इन्होंने खुद ये इन हालात के पैदा करने के ये खुद जिम्मेदार हैं। अगर ये चाहते इन हालात को प्रॉपर तरीके से और होशमंदी के साथ ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखते हुए हैंडल करते, पहले बलंगो बांग और इस तरह की तकारीर की इन्होंने, इनके मरकजी वज़रा ने, परवेज रशीद साहब के बयान। सेनेटर साहब, आपने सुना मियां महमूद रशीद साहब कहते हैं आप खुद अपनी हुकूमत को कमजोर कर रहे हैं, दिफाई इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप नहीं खड़े हुए, उन पर तनकीद होती रही, ये वजह है कि आपकी हुकूमत कमजोर हो रही है। साहब देखें, दफाई अदारे हमारे अदारे हैं और हम जितना एहतराम करते हैं शायद कि कोई और करता होगा, और हमने हमेशा जो है मशावरत के साथ लेकर चल रहे हैं। और पिछले दिनों में देखें आप
कि जितनी मीटिंग दफाई इदारों के सरबराहों के साथ हुई है इतनी पिछले 5 सालों में या पिछले 10 सालों में कम ही हुई होगी। मैं यहाँ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो मियाँ साहब फरमा रहे हैं, क्या मियाँ साहब जो दफाई इदारों के बकौल इनके अगर हमारी दिल में कोई कदर कम है या एहतराम कम है, इसका मतलब है कि इसका बदला सड़कों पर लेकर ये हमारे से लेने आ रहे हैं बदला? कतन ऐसी बात नहीं। ये दफाई अदारे हमारे हैं, ये हमारे भाई हैं, ये जाने कुर्बान करते हैं। अब देखना हमने ये है कि हुकूमत ने वो काम करना है जो कानून, आइन और कानून के दायरे में रहता हो और उसके मुताबिक हमने चलना है। जो आप ये बात कर रहे हैं कि किसी वजीर ने अगर कोई बात की तो इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून की जो तमाम की तमाम पॉलिसी जो अवाम के फलाह बहबूद की वो गलत है। और वैसे में मैं उसामा साहब बताऊं कि जितने इक़दामात हैं ऐसी जादू की छड़ी किसी जमात और किसी लीडर के पास नहीं है कि आप कहें कि रातों रात जो है सारे हालात ठीक हो जाएंगे। अब इसके असरात जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो पहला बजट हम देने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला जुलाई से इसके असरात आने शुरू हो जाएंगे, रोजगार बढ़ेगा। अब हालिया जितने भी इक़दामात हैं ये सारे जो हैं वो अवाम की बेहतरी और फलाह बहबूद। आज जो हम हिंदुस्तान के साथ हालात बेहतर कर रहे हैं, आज ईरान की तरफ जाते हैं, आज अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं, हम चारों तरफ अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमसायों के साथ हालात बेहतर हो, हम चाहते हैं अटर्नल हालात बेहतर हो। इसमें कोई शक नहीं कि जो इस वक्त दूरियां हो रही हैं, जो दूरियां फैलाई जा रही हैं, वो हर एक अपना अपना एजेंडा है। इन दूरियों को कुर्बत में हमने लाना है, हमने करीब लाना है अपने इन्हीं इदारों के साथ। ये सारे हमारे काबिल एहतराम अदारे हैं। ये देखें, इसके बगैर तो ये मुल्क चल ही नहीं सकता। और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी फर्द की या अफराद की चंद एक की अगर गलती है तो इसको ये नहीं कहना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून की खुदा ना खास्ता ये गलती है। मैं ये मुस्लिम समझता नून की हूँ गलती ना कहा जाए, उसे हुकूमत को चलने दिया जाए। मियां साहब, आप 5 साल क्यों नहीं देने को तैयार मुस्लिम लीग नून को? आज भी जिस तरह कह रहे हैं कि भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, आज आप तहरीक इल्तिबा लाना चाहते थे, कश्मीर पर बात नहीं हुई, उस पर भी हंगामा हो गया। क्यों हर बात में मुस्लिम लीग नून पर तनकीद हो रही है? कुछ तो अच्छा कार्य होगी, 1 साल हुआ है। बदकिस्मती के साथ भारत जाके हमारी सुबकी हुई है और काश के प्राइम मिनिस्टर वहां ना जाते। भारत जाने के बाद जो जेस्चर एक बना है और जो परसेप्शन बन गई है, जो तासुर उभरा है, वो एक कमजोर लीडर का तासुर उभरा है। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक लफ्ज इनकी जुबान से नहीं वहां पर निकला कश्मीर के बारे में, हमारे दरियाओं के पानी के बारे में और हमारे मुल्क के अंदर बलोचिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी हो रही है, राह जो कुछ कर रही है उसके बारे में। 50 मिनट की उस गुफ्तगू के अंदर एक शो कॉज नरेटर्स प्राइम मिनिस्टर वहां से लेके निकल आते हैं और जो बाहर प्रेस ब्रीफिंग होती है उसके अंदर उनका लबो लहजा देख लीजिए। एक लफ्ज वहां कह देते, 18 करोड़ मुसलमान गमो गुस्से के अंदर और इस सदमे से दो चार हैं कि किस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाके अपनी गर्दन झुका ली और बाहर आके हमारे कोर इश्यूज पर एक लफ्ज तक वहां पर वो नहीं बोले। इस तरह के ताल्लुकात हम नहीं चाहते। हम एक सॉवरन मुल्क हैं, हम 18 करोड़ मुसलमान जो हैं, एक एटमी ताकत है हमारे पास। हम बराबरी की सतह पे बात करेंगे। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे बात देखिए, आपने बड़ी लंबी बात, पाकिस्तान पीछे चला जाएगा, कमजोर हो जाएगा। आपकी आवाज मैं उसामा नहीं सुन पा रहा। मुझे उसामा साहब मुझे सेनेटर साहब ने काफी लंबी बात की है। आप मुझे जरा बात अब करने दीजिए जाफर साहब। आपने दूसरी बात आपने की है कि ये जो दूरियां हैं ये गुर्बतों में बदल जाएंगी। मैं कश्मीर का मसला उठाया पिछले साल, इससे पहले मुझे बात आप कर लेने दीजिए ना। और यहाँ जो सूरत हाल है, आज हम जितने भी हमें कह रहे हैं शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया। हमने दुनिया का पैगाम दिया है, ये पुरअमन मुल्क है, ये पुरअमन, यहाँ से हम अमन चाहते हैं। हम अपने मुल्कों के 1.5 अरब की आबादी इस खित्ते में बसती, हम चाहते हैं कि यहाँ इस 1.5 अरब की आबादी के लिए बेहतर हो। 20 करोड़ की आबादी जो खुसूसन पाकिस्तान है उनके खुशहाल करना चाहते हैं। हमसायों के साथ अच्छे हालात होंगे। ये जो आज जितना भी अखराजात, फौजी अखराजात हम बढ़ाते हैं, अपने दोनों मुल्क जो आपस में लड़ाई है 3 लड़ चुके हैं, अगर ये सारा पैसा डेवलपमेंट की तरफ आए, अगर हालात सही हो, मुल्क में इंडस्ट्रीज हो, मुल्क में इसमें अच्छे अदारे बने और जिसमें रोजगार मिले, क्या ये बेहतर है आप लड़कर बात करें? ये मियां साहब ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये न्यूक्लियर मुल्क है। मियां मोहम्मद रशीद साहब को बात करने दिया। मियां साहब मेरे सवाल का भी जवाब साथ दे दें कि अगर इस तरह से हुकूमत कमजोर हुई, वज़ीर आज़म आज कह रहे थे कि हमें मौका दें, हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बना देंगे, लेकिन अगर आपके जलसे जुलूस से हुकूमत कमजोर हुई, हुकूमत चली गई, जमहूरियत को नुकसान हुआ, तो पाकिस्तान फिर कई साल पीछे चला जाएगा। जो तरक्की की अभी काम शुरू किए हो सकेंगे, क्या ये दुरुस्त नहीं? उसामा, मैंने आपसे शुरू में ये बात की है कि ये हालात अगर अबतर हो रहे हैं तो उसके जिम्मेदार ये खुद हैं। हम 1 साल तक पूरी पेशेंस के साथ
इनसे दुहाइयां मांगते रहे, मिन्नतें करते रहे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं कि ये 4 हलकों के अंदर रिगिंग हुई है, इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड वो धक्के खाता फिरता है 1 साल से, और ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये वादा करके कि हम 4 क्या 40 हलकों की वेरिफिकेशन करवा देते हैं, रिकाउंटिंग करवा देते हैं, और उसके बाद इनका अमल क्या है? कॉल और फेल के तजाद ने इन्हें इस हाल तक पहुंचाया है। और मैं ये समझता हूं कि आप जरा माजी के अंदर भी चले जाएं, 99 में इससे बड़ा मैंडेट इनके पास था, सदर भी इनका था, चारों वज़राए आला भी इनके पास थे, लेकिन इनके तर्ज हुक्मरानी ने और शख्सी आमरीत कायम करने की सोच ने और अमीरुल मोमिनीन बनने के जोश ने वो तमाम हालात जो हैं जिनसे इन्हें वास्ता पड़ा, इन्हें जद्दा जाने पर मजबूर कर दिया। मैं आज भी ये कहता हूं कि ये आप ये कहते हैं कि वज़रा ने बयान दे दिए हैं, वजीर आजम साहब हामिद मीर के साथ अगले दिन हज़ारे यकजहती के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं, 10 दिन तक उन्हें तौफीक नहीं होती कि ISI के साथ जो रवैया एक जियो और जंग ने रखा है वहां पर कोई नहीं। इमरान खान तो गए हैं, वजीर आजम को चाहिए था कि वो उधर गए हैं, तो ISI के जो जिस तरह से उन्हें मुतनाज़ बनाया जा रहा था उस पर भी बात करते। और परवेज रशीद साहब क्या करते हैं कि हम तो गुलेल वालों के साथ नहीं हैं, हम दलील वालों के साथ हैं। ये बढ़ के पहले लगा देते हैं, बाद में इन्हें एहसास होता है, बाद में ये माफिया तलाशी मांगते हैं, बाद में ये वजारतें करते हैं। जो करना चाहिए था। दूसरी बात मैं ये कहता हूं, चंद सेकंड मियां साहब आखिर में प्लीज सेंटर साहब आखिर में मुझे बता दें, लगता है तहरीक इंसाफ हो, तारुल कादरी, काफ लीग, शेख रशीदिया आपको 5 साल देने को तैयार नहीं है, क्या करेंगे? तारुल कादरी साहब भी आने वाले हैं पाकिस्तान, किस तरह मुकाबला करेंगे इनका? ये किसी के एजेंडे पर चल रहे हैं उसामा साहब, मैं इनसे अर्ज करूंगा बिल्कुल अफवाज पाकिस्तान इनके साथ नहीं है, ना ही कोई एजेंसी इनको कह रही है। इनको कोई बाहर से कोई एजेंडा किसी ने दिया हुआ है जो पाकिस्तान को डिस्टेबल करना चाहते हैं, इनको बर्दाश्त करना चाहिए। इनको भी मैंडेट KPK में मिला हुआ है, उसको स्टेबल करें, ये बजाय इसके मिलकर। और तारुल कादरी साहब ने ना तो इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, उसामा साहब आप इलेक्शन में भी ये हिस्सा नहीं लेते, फिर ये सिस्टम को भी नहीं चलने देते, क्या तरीकाकार? अब काफ लीग जो पिटी हुई है, अब वो ये चाहते हैं कि हम चोर दरवाजे के तहत अंदर आए, निगरान सेटअप हो, यहाँ कोई कौमी हुकूमतें बने, उसके में हम अपने आप को जस्ट करें। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की तौहीन होगी, यहाँ जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए, एक दूसरे अदारों को का एहतराम होना चाहिए, और एक जो बेहतर डगर पर अब मुल्क चल पड़ा है इसको चलने दीजिए, ताकि पाकिस्तान के गरीब अवाम की किस्मत बदले, ना तसलसल हो जमहूरियत का भी और गरीब अवाम की किस्मत बदले। बहुत शुक्रिया सेनेटर जाफर इकबाल साहब, मुस्लिम लीग के रहनुमा, और मियां महमूद रशीद साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। तहरीक इंसाफ कह रही है कि हुकूमत खुद ही अपने आप को कमज़ोर कर रही है, हुकूमत का एक गिला है कि जल्द से जुलूसों से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मौका दिया जाए, 5 साल हुकूमत को मिलने चाहिए, इसी तरह जमहूरियत का तसलसल जारी रहेगा। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुशीर खारजा वज़ीर आज़म के दौरे भारत पर कहते हैं कि पाकिस्तान को किसी किस्म का चार्जशीट नहीं किया, मगर भारत ने अपना रंग दिखाना शुरू भी कर दिया है। पाक भारत वज़ीर आज़म मुलाकात की जो तस्वीर कल देखी गई वो भारतीय मीडिया की पेंट की हुई थी। जाहिर है भारत का मीडिया अपने वज़ीर आज़म का ही झंडा उठाएगा, और इसकी वजह खालिस्तन ये है कि वहां इदारे अपनी अपनी आईनी हुदूद से कभी बाहर नहीं निकले। खैर, भारतीय मीडिया इस मुलाकात की तस्वीर कशी यूं कर रहा था कि जैसे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुअद्दब हुए दोजाना नरेंद्र मोदी के सामने बैठे थे, और नरेंद्र मोदी एक बॉस या सख्त की मास्टर की तरह उनका नामा अमाल सामने रखकर एक एक नुक्ते पर उनकी बाज पुरस कर रहे थे कि तुम्हें अपनी सरहदों पर कंट्रोल नहीं, ये लश्कर तैयबा वाले कैसे फल फूल रहे हैं, तुमने मुंबई हमले भी करवाए और हमारे दिए हुए सबूतों के बावजूद इसके जिम्मेदारों को सजा नहीं दे सके। कश्मीर में तुम हर वक्त टांग अड़ाना कब बंद करोगे? ये हर वक्त पानी पानी की रट क्यों लगाए रखते हो? सियाचिन तुम्हें क्यों नहीं भूलता? ये शिद्दत पसंदों को लगाम डालो, वगैरह वगैरह। मगर वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुशीर खारजा जनाब सरताज अजीज ने जो ब्रीफिंग आज सहाफ़ियों को दी, इसके मुताबिक भारतीय मीडिया की मंजरकशी बिल्कुल गलत है। सरताज अजीज कहते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ साहब के हाथ कोई चार्जशीट नहीं थमाई, बल्कि तमाम इश्यूज पर खुलकर बात हुई।
सरताज अजीज ने इस मुलाकात और वज़ीर-ए-आज़म के दौरे भारत पर होने वाली तनकीद का खुलकर जवाब दिया है। उनका कहना था कि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने पानी और कश्मीर के मसले पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से बात नहीं की, वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने बार बार कहा है कि हम भारत के साथ वहीं से मामलात का आगाज करेंगे जहां से ये बातचीत 1999 से तातुल का शिकार हुई थी, और 1999 में हम भारत से कश्मीर समेत 8 मसाइल पर बात कर रहे थे। उनका कहना था कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने मुंबई हमलों के दिए सबूत पर बात की तो हमने कह दिया कि मामला अदालत में ज़ेर समात है। सरताज अजीज का कहना था कि हमने भी समझौता एक्सप्रेस आने की बात की। उनका कहना था कि भारत से ताल्लुकात के फरोग और मसाइल के हल के लिए मुलाकात एक अच्छा आगाज है, लेकिन इसके बावजूद पाक भारत ताल्लुकात पाकिस्तानी सिविल अथॉरिटीज के लिए हमेशा ममनू इलाका रहे हैं। जिसने इस हद से गुजरने की कोशिश की वो गद्दारी के तौक से न बच पाया। क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपने इस पुराने उसूल पर कायम है, इसका अंदाजा लगाते हैं। हमें ज्वाइन किया है मारूफ दिफाई तज्ज़िया निगार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी ने, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह जनाब हामिद रजा भी हमें ज्वाइन करेंगे। शहजाद चौधरी साहब, जब सरताज जी साहब अब वाजे कर रहे हैं कि हमने बात की कि 1999 से ताल्लुकात को जोड़ेंगे, वहीं से मामलात को आगे लेकर चलेंगे जिसमें कश्मीर भी शामिल है, तो फिर भी ये तनकीद क्यों हो रही है, क्या वजह है? देखिए, जहाँ तक तो मिलने जुलने की बात थी, कर्टसीज़ की बात थी, ग्रेस की बात थी और मेहमानदारी और मेज़बानी की बात थी, वो तो जो नज़र आया टेलीविज़न के ऊपर और हमने बहुत करीब से उसको देखा, वो तो काफ़ी ठीक ठाक नज़र आया। लेकिन अब जब ये मिले और मुलाकात की, जो कि 35 मिनट की मुलाकात 50 मिनट में कन्वर्ट हो गई, तो उसके अंदर जो बातचीत हुई है उसके ज़ाहिर है कि सिर्फ सरताज अजीज़ साहब ही या वज़ीर-ए-आज़म साहब ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या बातचीत की। हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है? हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जो डिलिबरेट लीक्स होती हैं इंडिया की तरफ से उनके मीडिया में, या जो कि उनकी ब्रीफिंग्स होती हैं इंडिया की तरफ से। तो वो ब्रीफिंग भी हमने सुनी और वो जो लीक्स थी जो कि मीडिया को की जा रही थी उसको हमने बड़ा क्लोजली फॉलो किया। और फिर उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्टेटमेंट दी इंडियन प्रेस को डिपार्चर से पहले। अब उन तमाम चीज़ों में कश्मीर का जिक्र नहीं किया गया। अब इन्होंने क्या उसको इनडायरेक्टली मेंशन किया अपनी बातचीत में कि हम तमाम इश्यूज़ के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जिसका मतलब ये था कि आप तो टेररिज्म का मुद्दा सामने रख रहे हैं और टेररिज्म को सामने लेके आते हैं और वही 5 नुकात आपने बयान किए और आपका हर नुक्ता टेररिज्म से शुरू होता है और टेररिज्म के ऊपर ही आके बंद होता है। तो हम उसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ तमाम इश्यूज़ जो हैं उसके ऊपर हम बातचीत करना चाहते हैं। बेसिक मकसद इनका आई थिंक जो कहने के अंडरलाइनिंग जो चीज़ थी वो ये थी कि जी हम कॉम्पोजिट डायलॉग की शुरुआत दोबारा चाहते हैं। ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ कश्मीर के मामले में हमेशा क्लियर रहा है, लेकिन ये भी सही है और ये भी हकीकत है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के शौक़ में हमने कश्मीर को काफ़ी हद तक पशे पुष्ट डाल दिया था। जब हमने ये कहा कि कश्मीर को फ़िलहाल छोड़ देते हैं और कोशिश करते हैं कि ट्रेड और वीज़ा फैसिलिटेशन और इन चीज़ों के ऊपर बातचीत की जाए क्योंकि कश्मीर बहुत गंभीर है, तो इसका मतलब ये था कि हमने कश्मीर को थोड़ा साइड लाइन पर कर दिया और कहा कि चलें बाकी इशूज़ जो कि गालिबन उनके लिए प्रायोरिटी थी उसको लेके चलते हैं ताकि बातचीत का अमल तो शुरू हो। आया ये सही स्ट्रैटेजी है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन इस दफ़ा मुलाकात के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि जिस तरीके से मोदी साहब ने सिर्फ ही टेररिज्म का नुक्ता उठाया और उसी के गिर्द घूमते रहे, इसका मतलब है कि वो कोई नई सोच, नई इनोवेशन, कोई नया तरीका, कोई नए अंदाज लेके नहीं आए जिससे कि इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात को रीसेट किया जा सके। वो पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात को पुराने पैराडाइम में ही रखना चाहते हैं और उसी में फ़िलहाल देख रहे हैं। शायद उनका पहला दिन था, शायद वो अभी भी कैदी हैं साउथ ब्लॉक के, शायद वो अभी उनको उस किस्म की ब्रीफिंग्स नहीं दी गई जहाँ पर कि वो अपना एक नुक्ता नज़र बना सकें कि इंडिया और पाकिस्तान के मामला को कैसे आगे लेके चलना है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अगले 4-6 माह के अंदर मोदी साहब की पॉलिसीज़ बड़ी क्लियर वाज़ेह होकर सामने आएंगी। लेकिन ये एक उस हद तक डिसअपॉइंटिंग विजिट था कि मामलात के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से एक लिहाज का अमल रहा, लेकिन उनकी तरफ से खुल के टेररिज्म के बारे में बात की गई। लेकिन इस बात को क्यों नहीं हाईलाइट किया जा रहा जो पाकिस्तान की तरफ से हुई कि सरदार साहब कहते हैं कि हमने समझौता एक्सप्रेस की भी बात की है, दीगर उमूर पर भी बात की है, वहां पर तो यही कहा जा रहा है कि 5 शराइत या 5 मुतालबात नरेंद्र मोदी ने कर दिए। ये तासुर बार बार क्यों दिया जा रहा है? क्या ऐसा कहना गलत नहीं होगा? देखिए, उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने 3 शिकों का तो ज़रूर जिक्र किया और वो 3 शिकें ये थी कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन को हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना करे और ना ही होने दे। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो मुंबई 2008 के
जो लोग हैं, जो इनका मुकदमा चल रहा है, उसको तेज़ी से तकमील के मराहिल तक पहुँचाया जाए और सज़ाएँ दी जाएँ, और ऐसे तमाम लोग जो कि उसको स्पॉन्सर कर रहे थे या सपोर्ट कर रहे थे उनको भी सज़ाएँ दी जाएँ। और तीसरा नुक्ता उन्होंने ये फरमाया कि पाकिस्तान अगर हमसे अच्छे तल्लुकात चाहता है तो उसकी शुरुआत सिर्फ टेररिज्म से ही शुरू हो सकती हैं, कि टेररिज्म का मामला पाकिस्तान संभाले, उसके बाद हम अच्छे तल्लुकात की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो अगर ये तीन नुक्ते देखे जाएँ तो तीनों के तीनों टेररिज्म के ऊपर हैं। ये तो ऐसी बातचीत है जो कि पहली मरतबा एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसका पहला दिन दफ्तर में था और उससे बहुत सारी उम्मीदें थी कि एक नया चैप्टर लिखा जाएगा इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात के अंदर, या ये उम्मीद थी कि एक नए अंदाज में इनका अहाता किया जाएगा। कम से कम उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये तीन चीज़ें तो हरगिज़ नज़र नहीं आती कि उस तरफ थी। इसलिए ये कहना कि चार्जशीट नहीं थी, मर्जी है आप इसको चार्जशीट कहें या ना कहें, लेकिन साथ ही साथ जो मीडिया में डिलिबरेटली लीक्स की जा रही थी उसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम था, उसमें हाफिज़ सईद का भी नाम आ रहा था कि इनकी हमारे लोग हैं, इनको हमारे हवाले किया जाए। और ये भी कहा जा रहा था कि हेरात के अंदर जो अटैक हुआ उनकी कॉन्सुलेट के ऊपर, उसके लिए भी पाकिस्तान जिम्मेदार है। इसके बारे में सवालात भी बहुत सारे उठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उनकी जो फॉरेन सेक्रेटरी थी उनका जो जवाबात थे वो ज़ेर लब एक तरह से टेसिट किस्म का एग्री कर रही थी कि आपने कारज़ई साहब को तो सुना है, उनके कहने के बाद मेरे पास कुछ कहने की और गुंजाइश नहीं है, तो फिर और क्या, चार्जशीट नहीं तो और क्या कहेंगे इसको। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब। नहीं 4-5 माह बाद पता लगेगा कि नरेंद्र मोदी कोई तब्दीली लाते हैं या वही बस दहशतगर्दी की रट्टी उस तरफ से सुनाई देती है। हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन किया हामिद रज़ा साहब ने, सुन्नी इत्तेहाद के सरबराह हैं। हामिद रज़ा साहब, अभी एक हम देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात का मामला है, ये हो चाहे परवेज़ मुशर्रफ से लेके हामिद मीर साहब का मामला या तालिबान से मुज़ाकरात, हर बात ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ तनकीद हो रही है और कौमी सलामती या गद्दारी की तरफ मामला ले जाया जा रहा है। आप हों, तहरीक इंसाफ, तारुल कादरी साहब, मुस्लिम काफ और शेख रशीद साहब, ऐसा क्यों तासुर मिल रहा है? उसामा गई साहब, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी बुनियाद पे मामला बहुत खराब हो जाते हैं। मियाँ साहब ने अपने माजी से कम अब हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत ने अपने माजी से कोई सबक हासिल नहीं किया। आपके इल्म में है हमारी बड़ी तवील रफाकत थी, लेकिन वो जो एक किचन कैबिनेट जिसने हमेशा मियाँ साहब को फंसवाया और उसके बाद मियाँ साहब के इक़्तिदार का खात्मा करवाया, इस मरतबा ही वही किचन कैबिनेट दोबारा काम कर रही है। आप देखें जिस वक्त अफवाज पाकिस्तान के हवाले से बात हुआ तो अभी तक अब देखें कि हुकूमत को ये नहीं पता कि अफवाज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है या जियो को सपोर्ट कर रही है। आल्दो कि पूरी दुनिया जानती है कि अफवाज को सपोर्ट न करने का मकसद ये है कि आप जियो को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हीने बैत का इशू हो गया, पूरे पाकिस्तान के अंदर एजिटेशन जारी है और परवेज रशीद साहब किसी एक दूसरे जियो के मौक़िफ़ की तर्जमानी करते नजर आ रहे हैं। ये इंडिया वाला जो मसला है, हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर, इवन परवेज मुशर्रफ साहब जो कि एक आर्मी डिक्टेटर थे, हमारी उनके साथ मुखालफत थी, लेकिन अब तो उनकी अजमत को सलाम पेश करने को दिल करता है कि वो आदमी इंडिया में खड़ा होकर मसला कश्मीर की बात कर रहा था। और हमारे जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, जो जमहूरी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अपने मुंह से जो कोर इशू है, दुनिया का सबसे बड़ा इशू है, पाकिस्तान नहीं, इस रीजन नहीं, सही है, यानी आप भी बड़ा बरकरार रखेंगे दबाव मुस्लिम लीग नून पर। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद रज़ा। अब भारत जाकर जो मुलाकात हुई है उस पर भी मुस्लिम लीग नून को फिर दबाव का सामना है। न्यूज़ आप देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरत और औलाद के गम से महफूज रखें। अल्लाह हाफ़िज़।